पौधों में पोषण, यह हमारा बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 हमने कवर कर रखे, उसमें 37 नंबर क्वेश्चन तक हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव का कारण बनता है? तो स्फीति दाब कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव का कारण बनता है। दाब विभव को विलेय विभव, जब विलेय विभव घटता है दाब विभव बढ़ता है और रंध्रों के खुलने और बंद होने से नियंत्रित किया जाता है। परासरण दाब वह न्यूनतम दाब है जिसे एक अर्धपारगम झिल्ली में इसके शुद्ध विलायक के अंतर्मुखी प्रवाह को रोकने के लिए 1 विलयन पर लागू करने की आवश्यकता होती है। अंतः शोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जो तब होता है जब द्रव को ठोस कोलाइड द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे आयतन में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से उस कार्बोहाइड्रेट की पहचान कीजिए जो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। तो रैमनोज कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। रैमनोज C6H12O5 कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पौधों द्वारा उत्पादित होते हैं और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों का एक बहुत बड़ा समूह बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ सामान्य उदाहरण गन्ना, चीनी, ग्लूकोज, स्टार्च आदि हैं। उनमें से अधिकांश का समान सूत्र CX और Y है। अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है अनाज में। यह एक प्रोटीन है जो गेहूं, जौ और राई जैसे अनाज में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखलाओं से बने बड़े बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो जीवन के निर्माण खंड है। प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। 20 अमीनो अम्ल में से 9 आवश्यक हैं। फेनिल एलेनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडाइन, ल्यूसीन और लाइसिन। नए खोजे गए अमीनो अम्ल में सेलेनोसिस्टीन और पाइरोलिसिन शामिल हैं। गाजर में मौजूद प्रोविटामिन ए या कैंसर रोधी यौगिक क्या कहलाता है? तो बीटा कैरोटीन कहलाता है। यह फलों और सब्जियों में पाए जाने वाला एक पीला नारंगी रंग द्रव है। यह शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, इससे स्वस्थ दृष्टि, प्रतिरक्षा प्रणाली और त्वचा को सहायता प्रदान करता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यह कोशिकाओं को क्षति से बचाता है, जिससे कैंसर और हृदय रोग का जोखिम कम होता है। इसके खाद्य स्रोतों में गाजर, शकरकंद होगी, हरे पत्तेदार सब्जी और स्क्वैश शामिल है। लहसुन किसका अच्छा स्रोत है? लहसुन मैग्नीज और सेलेनियम का अच्छा स्रोत है। आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो कोशिकाओं उपापचय के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। लहसुन मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स विशेष रूप से पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फेरम, मैग्नीज, सेलेनियम, वैनेडियम, तांबा और जस्ता के मूल्यवान स्रोत है। लहसुन की विशिष्ट गंध एक सल्फर यौगिक के कारण होती है। क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस घटक पर क्लोरोफिल व्यवस्थित होता है? तो थाइलेकोइड्स में क्लोरोप्लास्ट व्यवस्थित होगा। क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड झिल्ली होती है जो प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। थाइलेकोइड झिल्ली में प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। थाइलेकोइड्स को ग्रेना में व्यवस्थित किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की अतिरिक्त झिल्ली द्वारा सीमित स्थान को स्ट्रोमा कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड रंगद्रव्य होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जिंजरोल, पैरिडोल, सोगोल्स और जिंजरोन जैसे यौगिक किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो ये अदरक में पाए जाने वाले प्रतिरोगाणु यौगिक हैं। अदरक में पाए जाने वाले प्रतिरोगाणु यौगिक जिंजरोल अदरक जिंजीबर ऑफिसिनेल रोस्को से प्राप्त होता है जो जिंजीबरेसी परिवार से भी संबंधित है। अदरक में जिंजरोल, सोगोल, जिंगरोन, पैराडोल और जिंजरिडियोल सहित कई बायोएक्टिव घटक होते हैं। जिंजरोल में एक एल्काइल मोइटी होती है जो इसे एंटीऑक्सीडेटिव क्षमता प्रदान करती है।
अगला क्वेश्चन है, लाल, बैंगनी, नीले या काले रंग के फलों, सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? एंथोसायनिन। एंथोसायनिन पौधों में पाया जाने वाला वर्णक है। वे फ्लेवोनोइड्स नामक पौधे आधारित रसायनों की एक बड़ी श्रेणी का भाग है। उच्च एंथोसायनिन वाले खाद्य पदार्थ फल, अनार, काले बेर, चेरी, काले और लाल अंगूर आदि सब्जियां, लाल पत्ता गोभी, लाल प्याज, बैंगनी मक्का आदि फलियां और चावल, काला चावल, काली फलियां आदि कुमरून, रंगहीन, क्रिस्टली ठोस, मीठी गंध, कड़वा स्वाद। क्योरसेटिन कड़वा स्वाद आहार अनुपूरकों, पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। नोरिंगनिन मोटापा विरोधी, मधुमेह विरोधी फ्लेवोनोइड। सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? तो पोटेशियम उपस्थित होता है सेब में मुख्य रूप से। पोटेशियम युक्त फल और सब्जियां केले, संतरे, खरबूजा, खुबानी, अंगूर। कुछ सूखे फल जैसे आलू बुखारा, किशमिश और खजूर में भी पोटेशियम अधिक होता है। मैलिक अम्ल मुख्य रूप से सेब में पाया जाता है। एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जो अंगूर, वाइन और रूबर्ब भी मौजूद होता है। निम्नलिखित में से किस अनाज में ओरिगेनिन होता है? तो चावल में ओरिगेनिन होता है। प्रोटीन का एक स्रोत और इसमें विभिन्न विटामिन जैसे थायमीन और नियासिन और खनिज जैसे जस्ता और फास्फोरस शामिल है। ओरिगेनिन चावल का एक ग्लूटेन चावल प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ग्लूटेनिन में चावल के दाने का प्रमुख प्रोटीन अंश होता है और यह कुल प्रोटीन का 80% तक होता है। गेहूं में प्रोटीन, विटामिन बी, आहार फाइबर और फाइटोकेमिकल्स होते हैं। सोयाबीन में उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है और इसमें विटामिन K1, फोलेट, तांबा, मैग्नीज, फास्फोरस और थायमीन होता है। जब गार्ड कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें क्या होता है? स्टोमी छिद्र खुल जाते हैं। स्टोमी छिद्र खुल जाते हैं जब गार्ड कोशिकाओं में जल प्रवाहित होगा। गार्ड कोशिकाएं गार्ड सेल्स के पत्तियों, तनों और अन्य अंगों की बाह्य त्वचा में विशेष पादप कोशिकाएं होती हैं जिनका उपयोग गैस विनिमय को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह वृक्क के आकार की कोशिकाएं हैं जो रंध्रों को घेरे रहती हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो अन्य बाह्य कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होते। कार्य रंध्रों को खोलना और बंद करना, वाष्पोत्सर्जन को विनियमित करने में मदद करना और रंध्र छिद्रों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, वे पौधे जो सूर्य के तीव्र प्रकाश में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वो कहलाएंगे हेलियोफाइट्स। आठपौधिब उदाहरण सूरजमुखी, अजवाइन के फूल, सफ़ेद तिपतिया घास, नरम वेलक्रो, मुलीन। मरुद्भिद पौधों का एक समूह जो रेगिस्तान और बर्फ से ढके क्षेत्रों जैसे शुष्क क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होता है, वो मरुद्भिद कहलाता है। इसके उदाहरण हैं नागफनी, अनानास। टेरिडोफाइट्स पौधों में एक संवहनी प्रणाली होती है और बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। उदाहरण विस्क फर्न, डेक्सोनिया, सेलाजिनेला। नियोफाइट्स पौधों जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में मूल रूप से नहीं पाया जाता और यह आधुनिक समय में विकसित हुआ। उदाहरण स्वीट फ्लैग, छोटा ब्लॉसम, करौंदा आदि। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में डैश नामक हरा वर्णक होता है जो पत्तियों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मौजूद तत्व मैग्नीशियम। साइटोप्लाज्म कोशिकाओं के अंदर का तरल पदार्थ। यह कोशिका के भीतर संरचनात्मक सहायता प्रदान करने और सिग्नल ट्रांसडक्शन की सुविधा प्रदान करते हुए कोश की चयापचय, परिवहन और भंडारण माध्यम के रूप में कार्य करता है। क्लैडोफिल शूट प्ररोह प्रणाली जिसमें पत्तियां विकसित नहीं होती। जैंथोफिल पीले रंग द्रव्य जो कैरोटीनॉइड समूह के महत्वपूर्ण प्रभागों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम जल पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है और पोषक तत्व के लिए।
जाइलम और फ्लोएम दो समवाहिनी ऊतक जो पौधों में पदार्थों के परिसंचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। फ्लोएम भोजन के द्विदिशीय बायडायरेक्शनल परिसंचरण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं डैश कहलाती है। सर स्वयं भोजन बनाएगा तो स्वपोषी पोषण कहलाया जाएगा। स्वपोषी पोषण उदाहरण पौधे, शैवाल और कुछ विषाणु। विषम पोषी पोषण अपने पोषण के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण मनुष्य, जानवर, कुक्कुट, बेल। मृत पोषी पोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत और सड़ने वाले पदार्थों से पोषक तत्व लेते हैं। उदाहरण कवक, ईस्ट और कई बैक्टीरिया। प्रकाश पोषी पोषण ऐसे जीव जो प्रकाश द्वारा पोषण प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण हरे पौधे, नीले हरे शैवाल। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति डैश द्वारा की जा सकती है। इसकी आपूर्ति केवल मिट्टी और जल द्वारा की जा सकती है। मिट्टी, जल और वायु। पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है जिसकी आपूर्ति मिट्टी, जल और वायु द्वारा की जा सकती है। मिट्टी, जल और वायु। पौधों की वृद्धि के लिए 3 तत्व कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकता है। मिट्टी यह न केवल खनिजों की आपूर्ति करती है बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और अन्य रोगाणुओं को भी स्थान देती है। जल को धारण करती है, जड़ों में वायु की आपूर्ति करती है और एक मैट्रिक्स के रूप में कार्य करती है जो पौधों को स्थिर बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों से जल वाष्प के रूप में डैश नामक प्रक्रिया द्वारा निकलता है। वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया के द्वारा निकलेगा। वाष्पोत्सर्जन के 3 प्रकार होते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, रंध्रों के माध्यम से जल का वाष्पीकरण। वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, लेंटिक्युलर ट्रांसपायरेशन, वात रंध्र से तने पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से जल का वाष्पीकरण। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर पत्तियों की सतह पर वसी परत से जल की हानि।